Friends, welcome in my YouTube classes. I am Rahul Gupta, science expert. Let's start class 12th, chapter 8, the D and F block elements. Students, start करते हैं. चलिए क्लास वीडियोस फर्स्ट है ये आपकी. सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लर्निंग विद राहुल गुप्ता एंड दैट इज चैप्टर 8 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्लास 12. स्टूडेंट्स चलिए नोट करते चलिएगा हैंड टू हैंड. सो स्टूडेंट्स दैट इज डी ब्लॉक एलिमेंट्स. डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो चार ग्रुप है अपने आप में 3D 4D 5D 6D. इन सारे जितने भी ग्रुप्स हैं आपके डी ब्लॉक में ये एस और पी ब्लॉक के बीच में होते हैं. इन्हें कहते हैं ट्रांजिशनल एलिमेंट्स. टोटल 40 एलिमेंट्स हैं डी ब्लॉक में. उसके बाद एफ ब्लॉक की बात करें तो एफ ब्लॉक में टोटल दो सीरीज हैं आपकी 4F एंड 5F. टोटल 28 एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप में. अब इनकी बात करते हैं. ये तो हमने पढ़ा है कि इन्हें इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट्स कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को. स्टूडेंट्स ये आपने पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी ऑर्बिटल में यदि एंटर करते हैं तो वो उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं, इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल में करते हैं. तो ये हमारी फर्स्ट ट्रांजिशनल, सेकंड ट्रांजिशनल, थर्ड ट्रांजिशनल, फोर्थ ट्रांजिशनल सीरीज है. टोटल 40 एलिमेंट्स हैं. याद करने का पैटर्न मैंने आपको पहले ही बताया है, आप इसकी वीडियोस देख सकते हैं, स्पेशली बनी हुई है. सो दैट इज द फर्स्ट ट्रांजिशनल सीरीज 3D सीरीज. टोटल 10 एलिमेंट्स स्कैंडियम से लेकर लास्ट तक वन बाय वन इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप नोट करते चलिए. सो दैट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D फर्स्ट ट्रांजिशनल एलिमेंट. इसमें आपके 10 ग्रुप हैं, 10 एलिमेंट है. स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक. इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है. और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है क्रोमियम और कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, क्योंकि उसमें कॉपर जो होता है वो आपकी पूरी ऑर्बिटल को कंप्लीट करने की कोशिश करता है. एस ब्लॉक से एक एलिमेंट ले लेता है और क्रोमियम जो है वो हाफ फिल्डेड ऑर्बिटल में कन्वर्ट करता है, वो भी एक एस ब्लॉक से एलिमेंट ले लेता है. तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ND1 और N+1S2. ठीक है स्टूडेंट्स, बट इसके लिए आप वही जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कर सकते हैं. आपका डी ब्लॉक का क्या रहता है? N-1 D1 to 10 NS12. ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है आपका डी ब्लॉक का. चलिए आगे बात करते हैं सेकंड ट्रांजिशनल सीरीज की. So that is the second transitional series and the outer electronic configuration of the second group. इसमें आपके 10 एलिमेंट्स हैं Y से लेकर CD तक. और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये भी चीज है, यहाँ पर देखिए मॉलिब्डेनम का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए. इसके अलावा सिल्वर का देख लीजिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट करता है कि यदि किसी भी डी ब्लॉक की आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 4 या 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो हाफ फिल्डेड या फुल फिल्डेड में कन्वर्ट होने के लिए बिल्कुल एस ब्लॉक के एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन को अपनी ऑर्बिटल में खींच लेती है और उसके बाद अपना ऑर्बिटल को या तो वो हाफ फिल्डेड में कन्वर्ट कर लेती है या फुल फिल्डेड में कन्वर्ट कर लेती है. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ये बात बहुत ध्यान से समझ लेना है. ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बात करते हैं, इसे नोट करते चलिएगा. एंड दैट इज द थर्ड ट्रांजिशनल सीरीज ऑफ 5D. इसमें भी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप नोट कर लीजिएगा, वही पैटर्न है. देखिए यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि टंगस्टन में क्या है, इसकी एनर्जी लेवल बहुत आगे बढ़ चुका है. यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में है, इसे 5 में कन्वर्ट नहीं किया गया है. ये चीज इंपॉर्टेंट है. ऐसी ही गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में चेंज हुआ है, बट 4th इलेक्ट्रॉन में टंगस्टन में जो ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 4D 5D4 और 6S2 है. तो यहां पर एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉन जो है वो डी ऑर्बिटल में एंटर नहीं कर रहा है, उसे हाफ फिल्डेड होने पर कंप्रेशन नहीं कर रहा है. ये चीज इंपॉर्टेंटली फैक्ट ध्यान रखना आपको. ठीक है स्टूडेंट, नोट कर लीजिएगा इसे भी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को. नेक्स्ट बात करते हैं इनकम्प्लीट फिल्डेड और डी ऑर्बिटल्स स्टूडेंट्स. सो दैट इज द इलेक्ट्रॉन्स फिल्डेड इन डी ऑर्बिटल. ये एक प्रोसेस है स्कैंडियम से लेके कॉपर तक का. जैसे इलेक्ट्रॉन फिल्ड होते हैं डी ऑर्बिटल्स में, आपको दिखाई दे रहा होगा, समझ में आ रहा होगा. इसमें कॉपर और क्रोमियम का एक स्पेशल केस है, बाकी सबका नॉर्मल वही पैटर्न है. इलेक्ट्रॉन एंटर का सबसे पहले क्या होगा, एक एक ब्लॉक को एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा और उसके बाद वो पेयरिंग स्टार्ट करेंगे. सो फर्स्टली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे और उसके बाद वो पेयरिंग स्टार्ट करेंगे. ये रूल आपने पहले भी पढ़ चुके हैं आप. ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं चलिए. सो उसके बाद आता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ स्पेशल एलिमेंट्स का, जैसे कि आपका जिंक, कैडमियम और मरकरी का, क्योंकि इसमें कंप्लीटली फिल्डेड ऑर्बिटल्स होती हैं, यानी कि ऑर्बिटल इसमें कंप्लीट होती हैं. डी ब्लॉक में 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 3D10 4D10 5D10. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो N-1 D1 to 10 NS12. सो दैट इज द एनर्जी ऑर्डर इन इंक्रीजिंग
द इलेक्ट्रॉन विल बी एंटर बाय दिस लॉ 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f और 5d. So that is the pattern to enter the electron in the orbitals. ये क्रोमियम और कॉपर की एक्साइटेड स्टेट जो हमारा एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कुछ और है, बट एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ और होता है. इसे इंपॉर्टेंटली आपको समझना है, फोकस करना है इस पर, क्योंकि क्रोमियम और कॉपर जो है वो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स. चलिए आगे बात करते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की, किस तरीके से आपका एनर्जी रिलीज होती है ड्यू टू द एक्सचेंज एनर्जी क्या पॉसिबल है इसकी. देखिए एनर्जी आपको दिख रही होगी डी और इलेक्ट्रॉन्स में, जो भी पॉसिबल एक्सचेंज है D4 कॉन्फ़िगरेशन के लिए और D5 कॉन्फ़िगरेशन के लिए. देखिए पहले वाले यदि D4 कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस हैं 10. बाद वाले में गलती से यहाँ पे लिख गया है टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज बैठेंगे 10. D5 कॉन्फ़िगरेशन में 10 नंबर ऑफ एक्सचेंज होते हैं, जबकि D4 में टोटल 6 नंबर ऑफ चेंजेस होते हैं इलेक्ट्रॉन के आपस में, यानी एक दूसरे के चेंजेस होने में. और यही इलेक्ट्रॉन चेंज होने में जो एनर्जी वेस्ट होती है उसे हम बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी. ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं 3D सीरीज में, जिसमें टोटल आपके 10 एलिमेंट है. क्रोमियम कॉपर स्पेशल है, मैंने आपको पहले बता दिया. 10 एलिमेंट्स हैं आपके, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकल जिंक कॉपर. ठीक है स्टूडेंट्स, ऑब्जर्व कॉन्फ़िगरेशन अलग होगा, एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल डिफरेंट है. ये बात आपको ध्यान रखनी है कॉपर में भी और क्रोमियम में भी. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. सो नाउ अब डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशनल एलिमेंट्स. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हो गई, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है किसी भी एलिमेंट्स के एक्सप्लेनेशन में. तो जनरल आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता चल गया इसमें. चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की. तो देखिए ये जो एलिमेंट्स हैं ये आपके डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स रिप्रेजेंट करते हैं. अब एलॉय की बात करें तो एलॉय देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एलॉय है यहाँ पर जो फॉर्म्ड होते हैं. मैग्नीज और कॉपर सल्फेट होते हैं. देखिए पोटेशियम पर मैग्नेट, मैग्नेटा कलर है. आयरन दो टाइप के रिप्रेजेंट करता है, पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक, दोनों टाइप की मैग्नेटिक बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है. और इंपॉर्टेंट बात है ये जो है आपके ज्वेलरी और इंपॉर्टेंट यूटेंसिल्स बनाने में काम आते हैं. इसके अलावा इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा यूज है वायर वगैरह बनाने में, क्योंकि ये डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये अपने आप में सारे हैवी मेटल्स हैं जो कि हम इंडस्ट्रियल्स में, मैकेनिक्स में, मशीन्स में, यूटेंसिल्स में यूज करते हैं. और जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सिमिलर हैं. टाइपिकली मेटेलिक कैरेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं ये सब एलिमेंट्स. मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो चूंकि ये अपने आप में मेटल्स हैं, सारे हैवी मेटल हैं जिन्हें हम बोलते हैं ट्रांजिशनल मेटल्स, लाइक क्रोमियम, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, प्लेटिनियम, ये सब में क्या है मेटेलिक कैरेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं. मेटेलिक कैरेक्टर में कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लस्टर प्रॉपर्टी, हार्ड प्रॉपर्टी, ये तो मेटल की जनरल प्रॉपर्टीज है. मैलिएबल और डक्टाइल. ठीक है स्टूडेंट्स, एलॉय बनाने की प्रॉपर्टी, एलॉय में ब्रास है, नाइक्रोम है, ब्रॉन्ज है. और इसके अलावा डिफरेंट मेटल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते हैं जिनमें आपका बीसीसी है, एससीपी है, सीसीपी है. इनमें मेटल्स को आप देख सकते हैं, साइड में मेटल भी दी हुई है, कौन से टाइप का मेटल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है. उसके बाद बेरिलियम और मैग्नीशियम के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं. देखिए दोनों ही हेक्सागोनल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करती हैं. एक परफेक्ट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, दूसरा डिफॉर्म्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग रिप्रेजेंट करता है. ठीक है स्टूडेंट्स, मरकरी की बात करें तो मरकरी भी इसी ग्रुप का एलिमेंट है, अपने आप में केवल सिंगल ओनली वन लिक्विड मेटल है. उसके बाद मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो देखिए डिफरेंट है सब में, क्योंकि हैवी मेटल्स हैं. सो देयर इज एन डिफरेंट बिटवीन द 3D 4D 5D सीरीज ऑफ एलिमेंट. देखिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, टंगस्टन का देखिए सबसे ज्यादा है. आपको पता होगा टंगस्टन का यूज किया जाता है बल्ब में, इलेक्ट्रिक बल्ब में जो टंगस्टन यूज होता है उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो सबसे ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है. आप मान सकते हैं अबाउट 4000 समथिंग इतना रहता है. ठीक है स्टूडेंट, ये जो रीजन है उसका कि इनकी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उनमें थोड़ा वेरिएशन होता है, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में भी डिफरेंट रहता है. यू कैन से दैट द डिफरेंस बिटवीन द मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट विल बी डिफर. उसके बाद बात करते हैं एटमाइजेशन एंथैल्पी की. तो देखिए एटमाइजेशन एंथैल्पी में भी बिल्कुल डिफरेंट है. यू कांट से दैट दे आर कंटिन्यूसली डिक्रीजेस और कंटिन्यूसली इंक्रीजेस. देयर इन अ फैक्ट where the electron will be filled or half filled in d orbitals. जहां पर हाफ फिल्डेड होते हैं, डी आपके फुल फिल्डेड होते हैं, वहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है एटमाइजेशन एंथैल्पी में. तो बाकी वही प्रोसेस है, टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज हो रही है, क्योंकि वहां पर एटम्स का एक दूसरे के प्रति जो अट्रैक्शन है, रिक्वायर्ड एनर्जी है बॉन्डिंग के लिए, वो बहुत हैवी रहती है.
देखिए किस तरीके से आपका टेम्परेचर इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, पोटेंशियल रिप्रेजेंट हो रही है वैल्यू। नॉर्मली माइनस में ही है सारी, पर लास्ट में जाकर प्लस में है। कॉपर में केवल, कॉपर में क्या है, वो स्पेशल क्वालिटी रिप्रेजेंट करती है। ये तो आपको पता ही है कि कॉपर क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं, नोबल करेक्टर रिप्रेजेंट करता है, हाई रेसिस्टेंस है वहां पर इनके एलिमेंट्स के बीच में। ठीक है स्टूडेंट्स, किस तरीके से क्रिस्टल्स रिप्रेजेंट होते हैं ये भी देख लीजिए आप 3D ग्रुप के। ये फर्स्ट सीरीज के एलिमेंट्स और एटम्स के बीच की बॉन्डिंग है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती है स्टूडेंट्स, हैवी ट्रांजिशनल मेटल्स होने की वजह से ये एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं। और दैट इज द एटॉमिक रेडियाई कंटिन्यूसली डिक्रीजेस, बट देयर इज नो डिफरेंस, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, डिक्रीज तो हो रही है बट ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनकी एटॉमिक रेडियाई में। देखिए कंटिन्यूसली। अब आप उसके बाद स्ट्रक्चर बेस पे देख लीजिए, 21 से लेके और 28 तक के एटॉमिक नंबर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ऑर्बिटल्स हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन इनके, आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज शुरू में लेस अट्रैक्शन, बाद में मोर अट्रैक्शन है। जब ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा तो वहां पर जो उसकी एटॉमिक रेडियाई होगी वो कम हो जाएगी, जहां पर कम अट्रैक्शन रहेगा वहां पर ज्यादा रहेगी। सो दैट इज द एटॉमिक एंड द आयनिक रेडियाई ऑफ द मेटल्स। नोट करते चलेगा इसमें आप लोगों को। और ये है आपका 3D 4D 5D का एटॉमिक और आयनिक साइज का एक स्ट्रक्चर। मैंने सारे एलिमेंट्स ले लिए जितने भी थे इसमें, 21 से लेके लास्ट तक मरकरी तक के एलिमेंट्स होगी, सीरीज है पूरी, देख लीजिए बहुत ही क्लोज रहती है बिल्कुल। यदि आप 4D और 3D का देखेंगे तो ज्यादा बड़ा वेरिएशन नहीं है इसमें 4D और 3D में, क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगभग एक दूसरे के आसपास ही चला जाता है। क्योंकि आपके जब एप ब्लॉक एंटर करेंगे तो वहां पर इस चीज का ज्यादा बड़ा वो नहीं रहेगा। और यही एटॉमिक रेडियाई का जो डिफरेंस ज्यादा नहीं है उसे कहते हैं हम कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेंथ नाइट कंट्रैक्शंस। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि इनकी जो मेटेलिक और आयनिक रेडियाई है उनमें कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज आपको समझ में आ रही है ना यहाँ पर, कि ज्यादा बड़ा वेरिएशन ना होने की वजह से एटॉमिक और आयनिक साइज में किसी भी तरीके का कोई डिफरेंट नहीं है। और नॉर्मली ये सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट करती हैं। जहां पर हम निकल की बात करें, सीजियम की बात करें, तो देखिए सीजियम का एटॉमिक नंबर होता है 58, निकल का होता है 28। तो यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन का वेरिएशन कैसे है, कैसे इनका अट्रैक्शन है एक दूसरे के लिए, कैसे इलेक्ट्रॉन इन्हें अट्रैक्ट कर रहे हैं। 58 होने के बाद भी इसकी एटॉमिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप लास्ट वाले ग्रुप की बात कर रहे हैं 5D वाले की, जिसमें आपका लेंथ नाइट कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, LA से लेके HG तक की इसमें है आपका। ठीक है, 57 फिर 72 to 80 ये 10 है। इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन कितना ज्यादा है देखिए, ऑर्बिटल का ज्यादा इफेक्ट नहीं है, ज्यादा चेंजेस नहीं है इनमें, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सो स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा होगा किस तरीके से रेडियस में डिक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली मेटालिक रेडियाई में, और एटॉमिक रेडियाई में किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है एटॉमिक मास में, ऐसी ही इनकी डेंसिटी में भी इंक्रीज हो रहा है। यदि एटॉमिक मास इंक्रीज होगा तो डेंसिटी भी इंक्रीज होगी, और रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी। सो यू कैन नोट डाउन और यू कैन अंडरस्टैंड बाय दैट व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द रेडियस और द एटॉमिक मास और द डेंसिटी। दैट टेबल कैन एक्सप्लेन इजीली what is the effect on radius, atomic mass, density of the element from group 21 to 30। ये फर्स्ट 3D सीरीज का डिफेक्ट है। चलिए आगे बात करते हैं ग्रुप एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो हमने बताया था आपको कि देखिए यदि हम मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज देखिए अपने कंपाउंड में किस तरीके से अलग अलग वेरिएशन रिप्रेजेंट कर रहा है। Mn2O7 में +7 है, MnO2 में +4 है, Mn2O3 में +3 है, Mn3O4 में +8/3 है, और MnO में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। सो मैग्नीज कैन रिप्रेजेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल, +2 से लेके +7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट विद फ्रैक्शनल नंबर रिप्रेजेंट करता है मैग्नीज। सो दैट इज द रिलेटिव एनर्जी लेवल ऑफ द sp-d-f ऑर्बिटल। आपको पता ही है कैसे इलेक्ट्रॉन हमारे एंटर करते हैं, एंड दैट इज द सीक्वेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यू कैन अंडरस्टैंड बाय दैट। देखिए हमारे इलेक्ट्रॉन कैसे एंटर करते हैं ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही हम उसी बेस पर लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट इज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, द फर्स्ट ट्रांजिशनल स्टेट। देख सकते हैं आप इसमें जो ब्रैकेट में लिखी हुई है ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपकी अनस्टेबल है, और बाकी जो है नॉर्मली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए सभी में है।
टाइटेनियम से लेकर लास्ट तक जिंक तक देखें तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। केवल स्कैंडियम और जिंक जो है वो केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करता है, बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो सब आपकी एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं। अलग अलग जैसे कंपाउंड होंगे वैसी ही इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट होती है स्टूडेंट्स। ये जो आपको ब्रैकेट में लगी हुई दिखाई दे रही है ये ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी अनस्टेबल है, अनस्टेबल कंपाउंड के लिए है। देख सकते हैं आप, केवल स्कैंडियम और जिंक जो है वो केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी एलिमेंट जो हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं सारे। जिंक की और स्कैंडियम की आप पूरी सीरीज देख सकते हैं कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। सो वी कैन से दैट कॉपर +1 जो है वो एक एक्सेप्शनल मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर है कॉपर की। बाकी सब में यदि कॉमन बात करेंगे तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली इस ग्रुप में दिखाई देती है आपको। कॉपर की +1 है, क्रोमियम की भी अनस्टेबल कंपाउंड में है, दैट इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज की देख ली, मैग्नीज की +7 है सबसे ज्यादा। ठीक है स्टूडेंट्स, मैग्नीज की आपको दिखाई दे रही होगी +7 है। अब इनके ये कुछ कंपाउंड है Sc2O3, TiO2, V2O5, ये कंपाउंड भी आप नोट करिएगा। उसके बाद आगे इसकी देख लीजिए आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक की। तो देखिए आयरन की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम रिप्रेजेंट हो रही है, वो भी अनस्टेबल कंपाउंड पर है। बाकी सब जो है वो आपके मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वेरियस डी कॉन्फिगरेशन, D10 सबसे ज्यादा है, D5 फिर D0 और अदर डी कॉन्फिगरेशन जो है वो उसके बाद आएंगे। पहले D10 फिर D5 फिर D0 और उसके बाद जितने भी बाकी बचे हैं वो सब। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ देख लीजिए टाइटेनियम आयन के लिए Ti4+ जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा Ti3+ के अकाउंट में। और वहीं मैग्नीज कंपाउंड की बात करें तो Ti2+ जो होगा वो Ti+4 के रिप्रेजेंस में ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो ये स्टेबिलिटी भी डिपेंड करती है हमारे कंपाउंड्स में किस तरीके से उसका एक्सप्लेनेशन रहता है, क्योंकि ये हमारे बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं, मैक्सिमम आप कहें तो सारे कंपाउंड लगभग इसी ग्रुप से हैं। मैग्नीज की देखिए सबसे ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 से लेकर +7 तक, यानी आप कह सकते हैं कि पहले ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट से S ब्लॉक और P ब्लॉक पूरा उसके अंदर समा गया। ग्रुप 13 की +4 होती है जनरल स्टेबल, +1 होती है, ग्रुप 14 फिर ग्रुप 15 ग्रुप 16, तो वो सब मैग्नीज के अंदर आ गए हैं सारे, क्योंकि वो +2 से लेकर +7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। कार्बन की देखिए +4 होती है, सिलिकॉन +4, जर्मेनियम +4, टाइटेनियम आपका 10 +2+4, लीड जो है +2+4 रिप्रेजेंट करता है। ये तो आपने पढ़ी थी P ब्लॉक एलिमेंट्स में, तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट भी यहाँ पर D ब्लॉक में रिप्रेजेंट हो रही है। आपका हैवी एलिमेंट देखिए Tl है 13 ग्रुप से, Pb है, Bi है 15 ग्रुप से। तो वी कैन से दैट D ब्लॉक ट्रांजिशनल एलिमेंट्स रिप्रेजेंट ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन दैट ग्रुप फॉर हैवियर ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। तो आप इसे नोट करते चलिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मॉलिब्डेनम ऑक्सी एनायन जो है ये भी, और टंगस्टन ऑक्सी एनायन, ये दो कंपाउंड है आपके ये जो यहाँ पर नेगेटिव एनायन फॉर्म करते हैं। इसके अलावा स्टेबिलिटी ऑर्डर देख लीजिए दोनों का, तो मॉलिब्डेनम और टंगस्टन वाला जो आयन था उसके कंपैरिजन में दूसरा ज्यादा है, वो मतलब ज्यादा होगा। क्रोमियम डाइक्रोमेट आयन की देख लीजिए, हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्रोमियम आयन बना लेता है, वहीं टंगस्टन और मॉलिब्डेनम जो है वो फॉर्म नहीं करता है। सो दैट इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसकी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। आपका निकल टेट्राकार्बोनिल है और आयरन पेंटाकार्बोनिल, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है, दैट रिप्रेजेंट 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट करिएगा, कोई भी पूछ लेता है कि हमारा वो कंपाउंड बताइए जिनमें 0 ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट होती है। अब ये मैग्नीज ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड है, +2+3 ऑक्सीडेशन स्टेट। नेचर ऑफ कंपाउंड देखिए आयनिक है दोनों का, ये इसके स्ट्रक्चर भी ध्यान से देखिएगा। उसके बाद हम MnO, MnO2, Mn2O7 के लिए देख लीजिए, पहला वाला आयनिक, बाद वाले दोनों कोवेलेंट ऑक्साइड रिप्रेजेंट। +2 पर आपका नॉर्मली आयनिक रहेगा, +4 +7 पर आपका जो रहेगा वो कोवेलेंट रहेगा। उसके अलावा आपका आगे कंपाउंड देख लीजिए MnO, MnO2, MnO4-, तो इसमें आयनिक और आयनिक कोवेलेंट और प्योरली कोवेलेंट तीनों टाइप की ऑक्सीडेशन रिप्रेजेंट होती है आपकी। आयनिक भी है, कोवेलेंट भी है, प्योरली कोवेलेंट भी है इसके अलावा। ठीक है, तो मैग्नीज जो एटम है और मैग्नीज आयन के देखिए सेल में कितना ज्यादा डिफरेंट है। जब आप मैग्नीज आयन पे जाएंगे तो वहां पर इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा एटम का, वहीं मैग्नीज के और नीचे जाएंगे +2, +5, +7 पर, तो जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जा रहे हैं कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, पहला बेसिक है, फिर एम्फोट्रिक है, फिर एसिडिक है। +2 पर बेसिक, +4 पर एम्फोट्रिक, +7 पर एसिडिक। तो मैग्नीज ऑक्साइड्स और उनका नेचर को आप नोट कर लीजिए, एसिडिक नेचर यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है टॉप टू बॉटम जाने पर, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। वहीं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एसिडिक इंक्रीज हो रहा है। ये क्रोमियम ऑक्साइड और उनके नेचर हैं बेसिक, फिर एम्फोट्रिक, फिर एसिडिक।
+2 +3 +6 रिप्रेजेंट करती है। वहीं वैनेडियम ऑक्साइड और उनके नेचर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भी एसिडिक करेक्टर नेचर जो है इंक्रीज हो रहा है, बेसिक फिर लेस बेसिक फिर एम्फोटेरिक और मोर एसिडिक। वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड का यूज भी अभी आपको पढ़ने के लिए मौका मिलेगा, वो भी ध्यान से देखिएगा आप। वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड जिसकी मैं बात कर रहा था, हाइड्रोक्साइड आयन ऑर्थो बैंडेड आयन बनाता है और हाइड्रोजन आयन के साथ डाइऑक्सो वैनेडियम आयन बनाता है VO2-1। ये आपके मैग्नीज ग्रुप की है जहां पर इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर बेरियम मैग्नेट की बात करेंगे, कैसे रिएक्शन करती हैं, क्रोमेट आयन भी है, डाइक्रोमेट आयन भी है। तो आपके जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उन सब की ये देखिए इस सीक्वेंस, अब इस सीक्वेंस को देखिए, इसमें आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनेशन एंथैल्पी और इसके अलावा जो भी वैल्यूज थी इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड डायरेक्शन और वैल्यूज को पूरी तरीके से डिफाइन किया गया है। यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस। फर्स्ट वैल्यू की बात करें तो देखिए सीधे सीधे वो वैल्यू क्या हो रही है, एक वेरिएशन रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है कि उनके वेरिएशन किस तरीके से रिप्रेजेंट होंगे यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, इस पूरी टेबल को अपनी कॉपी पे नोट करिएगा, इससे आपको ये पता चलेगा किस तरीके से स्टेबिलिटी है आपकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की, कैसे वो ट्रेंड्स और कैसे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को डिफाइन करता है वहां पर। स्टूडेंट्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द टेबल इज सेइंग। टेबल क्या कह रही है आपको ये समझ लेना चाहिए। यहाँ पर देखिए वैल्यूज को देखिए किस तरीके से इफेक्ट हो रही है। नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव पे जा रहा है, सीधे टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज होती चली जा रही है वैल्यू। ठीक है, तो ये एक इफेक्ट इस टेबल से आपको समझ में आ जाएगा। बाकी इस ग्राफ से देखिए कैसे ऑब्जर्व्ड वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंट रहता है आपका। जब आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं, ये अपने आप में एक ऑब्जर्व्ड वैल्यू है और ये एक कैलकुलेटेड वैल्यू है। अब इन दोनों का एक साथ रेशियो देखिए कैसी ये थोड़ा सा डिफरेंट आगे के जो आपके आयरन से आगे के एलिमेंट है वो डिफरेंट शो कर रहे हैं कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व्ड वैल्यू में। तो आप इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं उसकी जो वैल्यूज है, ये आपने फॉर्मूला भी आपको पढ़ना चाहिए। इस टेबल से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या होगी, कैलकुलेटेड क्या होगी। ठीक है, तो आपका डेल हाइड्रोक्साइड H0 M2 प्लस 840 I2 प्लस I1 डेल्टा H0 M, ये वैल्यूज आपको टेबल से मिल जाएंगी और इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी स्टेबिलिटी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की। वैसे तो स्टूडेंट 12th में इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है क्योंकि ये वैल्यूज रिप्रेजेंट कर रहा है रिडक्शन पोटेंशियल की, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला आपकी बुक में नहीं दे रखा है, बट आपको कंफर्म होना चाहिए कैसे आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट टर्म है अपने आप में एक। अब देखिए इसमें जिंक की वैल्यू को छोड़कर, कॉपर की वैल्यू को छोड़कर बाकी सब पॉजिटिव है, तो ये सब अपने आप में क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन सब एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम तीनों ही हैलाइड के साथ यानी हैलोजन के साथ रिएक्शन कर लेंगे आसानी से। कॉपर डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ये चीज आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पढ़ने का मौका मिलेगा। कॉपर की यदि आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वहीं पर आप यदि नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तो वो रिएक्शन कर लेगा, हाइड्रोजन गैस इवोल्वेशन करेगा वहां से, क्योंकि कॉपर नाइट्रेट और कॉपर सल्फेट फॉर्म्ड हो जाएगा वहां पर। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, कॉपर की रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए क्योंकि कॉपर की वैल्यू पॉजिटिव है, बाकी सब वैल्यू नेगेटिव है इसमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। तो कॉपर जो है वो 740 प्लस 1960 किलो जूल पर मोल एनर्जी लेता है वहां पर। ठीक है, दैट वैल्यू इज इंपॉर्टेंट। वहीं आप मैग्नीज, निकिल और जिंक की बात करेंगे तो ये भी अपने आप में मेटल है। अब देखिए इनमें देखिए हाफ और फुल फिल्डेड कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए मैग्नीज का और जिंक का। देखिए मैग्नीज क्या कर रहा है, हाफ फिल्डेड कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, वहीं जिंक जो है वो फुल फिल्डेड कंप्लीटली फिल्डेड है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ में आना चाहिए, नोट होना चाहिए। अब आयन एक्सचेंज D5 कॉन्फ़िगरेशन का देख लीजिए कैसे इलेक्ट्रॉन 4 से फर्स्ट एक्सचेंज हो रहा है, थर्ड से एक्सचेंज हो रहा है, 2 से एक्सचेंज हो रहा है, 3 फर्स्ट से 4 एक्सचेंज हो रहा है। तो ये जो है एक अपने आप में चेंजिंग है, थोड़ा सा चेंजिंग को आप यहां पे समझ लीजिए। देख रहे हैं स्टूडेंट्स किस तरीके से आपका एनर्जी या इलेक्ट्रॉन का चेंजिंग हो रही है इसमें। निकिल की बात करेंगे तो देखिए निकिल की स्पेशल वैल्यूज को देख लीजिए। यहां पर निकिल भी अपने आप में एक मेटल ऐसा है जो आपका कॉम्बिनेशन बनाता है। अब ऑक्साइड्स ग्रुप की बात करेंगे कैसे ऑक्साइड्स ट्रेंड शो करता है M+3 से M+2 आयन। तो ये आपके देखिए ऑक्साइड सभी से बन रहे हैं, यहाँ पर कुछ अपने ज्यादा भी बना रहे हैं, जैसे कि मैग्नीज बना रहा है, वैनेडियम बना रहा है, आयरन बना रहा है, क्रोमियम बना रहा है।
बट बाकी सब सिंगल ऑक्साइड ही बना रहे हैं। निकल की बात करें, वहीं जिंक की बात करें या स्ट्रोंशियम की बात करें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे डिपेंड करता है हमारी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पर, ठीक है। अब देखिए कॉन्फ़िगरेशन कैसा है वैनेडियम का। वैनेडियम की बात करें तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो हाफ फिल्डेड हो जाएगा वहां पर ये, जब इसे 2 इलेक्ट्रॉन वहां से अलग हो जाएंगे इसके, ठीक है। तो इस चीज को भी यहाँ पे समझ लीजिए। मैग्नीज की वैल्यू देख लीजिए, उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखिए, हाफ फिल्डेड एस ब्लॉक के दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो वहां पर वो हाफ फिल्डेड में शो करेगा M2+, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन निकलने पर भी वो हाफ फिल्डेड हो जाएगा। तो मैग्नीज और कोबाल्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वहीं आयरन की बात करें तो आयरन रिडक्शन कर लेता है, आयोडीन के साथ आसानी से रिएक्शन कर लेता है, लेस फ्लेवरेबल होता है आपका, फेवरेबल। और आयरन की बात करें तो आयरन 3+ पर हाफ फिल्डेड में कन्वर्ट हो जाता है, 3 इलेक्ट्रॉन जैसे इसके बाहर निकलेंगे। अब ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आप देखिए हेलोजन के साथ कैसे क्रोमियम, मैग्नीज, वैनेडियम और टाइटेनियम ये कुछ स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करते हैं। अब इसमें एक्स की वैल्यू जो है वो F से I तक है, एक्स डैश की वैल्यू यदि आप बात करेंगे F से Br तक है, और एक्स डबल डैश की वैल्यू जो है F फ्लोरीन और क्लोरीन के लिए है, ट्रिपल डैश की केवल क्लोरीन से आयोडीन तक। तो ये चीज आपको ध्यान समझ लेनी है कि डबल डैश, ट्रिपल डैश और सिंगल डैश का मतलब क्या है, ठीक है। देखिए मैग्नीज की देख लीजिए वैल्यूज यहाँ पर, कैसे आप मैग्नीज यहाँ पर वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। फ्लोरीन के 4 मॉलिक्यूल्स, 3 मॉलिक्यूल्स, X2 के साथ भी रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। तो ये हेलोजन के साथ स्टेबिलिटी कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, जो स्टेबल कंपाउंड्स हो सकते हैं आपके। फ्लोरीन स्टेबलाइजेज कोबाल्ट ट्राइफ्लोराइड ड्यू टू इट्स हाई लैटिस एंथैल्पी, 5991 किलोजूल पर मोल लैटिस एंथैल्पी होती है इसकी। वहीं वैनोडियम पेंटाफ्लोराइड की देखिए, क्रोमियम हेक्सा फ्लोराइड देख लीजिए, टाइटेनियम आपका टेट्रा फ्लोराइड या हैलाइड देख लीजिए, ये आसानी से हाइड्रोलाइसिस हो जाते हैं ऑक्सो हैलाइड्स में, VOX3 में, चाहे आपका VX4 है, VX3 है या जो भी है। फ्लोराइड्स की बात करें तो फ्लोराइड देखिए +1 में केवल एक कॉपर रिप्रेजेंट कर रहा है, और कॉपर भी जो है वो आपका ट्रिपल डैश में रिप्रेजेंट कर रहा है। ट्रिपल डैश में फ्लोरीन होता ही नहीं है, तो फ्लोरीन के साथ ही आसानी से रिएक्शन नहीं करेंगे। कॉपर रिएक्शन करता है, कॉपर फ्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ भी रिएक्शन करेगा, पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड करेगा। वहीं कॉपर आयोडीन के साथ जो है रिएक्शन करेगा, आयोडीन खुद बनाएगा, आयोडाइड आयन से आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कॉपर जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन से कॉपर में भी कन्वर्ट हो जाता है, कॉपर आयन में भी कन्वर्ट होता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर समझने वाली, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टेबिलिटी देखिए, स्टेबिलिटी कॉपर 2+ आयन की ज्यादा है कॉपर 1+ आयन की कंपैरिजन में, क्योंकि उसकी जो एंथैल्पी है, हाइड्रेशन एंथैल्पी, वो ज्यादा होगी वहां पर, ठीक है। वैसे निकल की भी उतनी ही होती है, बट आपकी यदि आप हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पर बात करेंगे, चलिए ऑक्साइड्स में, तो देखिए मैग्नीज तो सबसे ज्यादा +7 रिप्रेजेंट करता है, ये तो आपको भी पता है। और वहीं कॉपर जो है वो +2 +1 रिप्रेजेंट करता है केवल। ये ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर कंपाउंड बनाए गए हैं ऑक्साइड्स में। यू कैन नोट डाउन दैट स्कैंडियम +3, टाइटेनियम +4, वैनेडियम +5, क्रोमियम +6, मैग्नीज +7, और बाकी सब तो लोअर ही ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं। हायर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की बात करें तो +3 होती है, Fe2O3। देखिए FeO4 2- की बात करेंगे तो वो डिकम्पोज हो जाएगा Fe2O3 और ऑक्सीजन आयन में, इसे बोलते हैं हम फेरेट आयन, फेरेट आयन बोलते हैं, डिकम्पोज हो जाता है Fe2O3 में, क्योंकि वही स्टेबल होता है। जब आप डिकम्पोज करेंगे तो वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड की बात करें तो इसके ग्रुप को, स्ट्रक्चर को समझते चलेगा। वैनेडियम टेट्रा ऑक्साइड की बात करें तो ये स्ट्रक्चर बॉन्डिंग रहेगी। यहां पर हम टाइटेनियम डाइऑक्साइड की बात करें तो ये स्ट्रक्चर रहेगा आपका। तो ऑक्साइड की जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा होती है फ्लोराइड की कंपैरिजन में 3D सीरीज में, इस चीज को आप समझ लीजिए। Mn2O7 की ज्यादा स्टेबिलिटी है MnFO के कंपैरिजन में। ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल रहता है फ्लोराइड की कंपैरिजन में, और हम यहां पर केवल स्टेबिलिटी ही बात कर रहे हैं, स्पेशली कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में कौन से कंपाउंड स्टेबल रहते हैं। अब देखिए Mn2O7 की बात करें तो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर 7, और वहीं MnO4 की बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर केवल 4। तो इस चीज को भी आपको समझना है। देखिए स्टूडेंट्स, इस Mn2O7 में 3 आपके मैग्नीज ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, और वहीं 1 मैग्नीज ऑक्सीजन मैग्नीज बॉन्ड है। टेट्राहेड्रल शेप रिप्रेजेंट करता है MO4 N-। अब देखिए वैनेडियम का देख लीजिए, क्रोमियम, मैग्नीज टेट्राफ्लोराइड के लिए देख लीजिए, और मैग्नीज टेट्राफ्लोराइड 1- आयन के लिए देख लीजिए। इनके स्ट्रक्चर को भी आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है।
अब बात करते हैं इनके कलर की। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जैसी एनर्जी का रिफ्लेक्शन बढ़ता है तो ये लोअर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी लेवल में भेज देते हैं, ठीक है। और चूंकि ये अपने आप में कलर कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट करते हैं, जैसी ये इनमें से सनलाइट पास होगी तो ये लोअर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन को कहां भेज देंगे, हायर एनर्जी लेवल पे भेज देंगे। और हायर एनर्जी लेने पर जो कलर रहेगा वो चेंज अप हो जाएगा। तो इस चीज को भी आपको समझना है, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं मोस्टली सॉल्ट्स होते हैं, कलर कंपाउंड फॉर्म करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं ये अपने आप में, और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होने की वजह से ही कलर्ड होते हैं, ठीक है। देखिए इस तरीके से इलेक्ट्रॉन आपका गया ऊपर, हायर एनर्जी लेवल में चला गया लेस एनर्जी लेवल से, तो ट्रांसमीटर रेडिएशन फॉर्म करते हैं। ये आपके कलर हैं यहाँ पर, जो एब्जॉर्ब कलर करेगा वो चीज भी देख लीजिए। और एब्जॉर्ब होने के बाद जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर बनेगा वो भी समझ लीजिए। ये कॉपर आयन के लिए देखिए ब्लू कलर सोल्यूशन है, तो ये क्या बनाएगा, रेड बनाएगा, क्योंकि ब्लू जो रहेगा वो कॉम्प्लीमेंट्री और रेड एब्जॉर्ब कलर हो जाएगा वहां पर। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, यू जस्ट लर्न दैट टाइप ऑफ सीरीज। इस सीरीज को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड एग्जाम्पल्स और कलर हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। कभी कभी पूछ लेता है कि कलर का कॉम्बिनेशन क्या होगा, तो वहां पर आपका D0 से लेकर D10 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर कलर को एक्सप्लेन किया गया है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन explain that D block elements can show many type of color combination or color formation when UV light radiation will pass from the salts. That is very important fact students. अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए मैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं वो आपके दो टाइप के सब्सटेंस रहते हैं यहाँ पर, एक पैरामैग्नेटिक, एक डाईमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डाईमैग्नेटिक यानी कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पैरामैग्नेटिक में आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, वहीं डाईमैग्नेटिक में जो है वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप पैरामैग्नेटिक की बात करेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को देखेंगे, डाईमैग्नेटिक की बात करेंगे तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वहां पर। देखिए जैसे कि आपके यहाँ पर जिंक की बात करें, क्रोमियम आयन, कॉपर आयन की बात करें, जिंक 2+ आयन की बात करें, तो यदि इनकम्प्लीटली फिल्डेड डी ऑर्बिटल्स हैं तो वहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे। ये आपका मैग्नेटिक मूवमेंट रहेगा, स्पिन एंगुलर मूवमेंट। और वहीं ऑर्बिटल एंगुलर मूवमेंट में आपका देख लीजिए वहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन और रोटेशन कर रहा है, डायरेक्शन रोटेशन हो रही है आपकी एटम की न्यूक्लियस से, ठीक है। वहां पर डायरेक्शन ऑफ स्पिन है, वहां डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है। स्पिन अपनी जगह पर हो रहा है, रोटेशन किसी और के लिए कर रहा है। तो ऑब्जर्व जो मैग्नेटिक मूवमेंट रहेगा वो डिफरेंट रहेगा वहां पर, देखिए आप। और इसका फॉर्मूला भी है कैलकुलेट करने के लिए डाइपोल मूवमेंट का, म्यू इक्वल टू रूट एन ब्रैकेट n+2। एन क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, म्यू क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट, यानी कि इसका जो यूनिट होता है वो होता है बोर मैग्नेटॉन। एन की वैल्यू 1 होगी तो वैल्यू होगी 1.73 bm, एन की वैल्यू 2 होगी तो 2.83 bm। इस तरीके से आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पता होने पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसका डाइपोल मूवमेंट क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है निकल रहा है वहां पर, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे एट होम, बी सेफ, एंजॉय विद फैमिली। गुड बाय स्टूडेंट्स। एक और पार्ट आपको मिलेगा इसका जल्दी, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का। यहाँ पर ये डी ब्लॉक्स की कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ एलिमेंट्स की स्पेशलिटीज को मैंने एक्सप्लेन किया था। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।